अब देख लें ध्यान से। तो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमने टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, और उसमें हमने 3 टाइप्स की हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, और हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन के न्यूमेरिकल्स भी किए थे। सबको क्लियर है वो? और उसमें हमने लास्ट में हीट ऑफ कंबशन पढ़ी थी, उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। लेकिन हीट ऑफ कंबशन के साथ साथ वो हीट ऑफ ट्रांजिशन को भी यूज करवाता है। तो लिख लें हीट ऑफ ट्रांजिशन। और एक चीज ध्यान रखना, इसमें ध्यान से पढ़ना, ओनली क्या लिखा है? हीट ऑफ ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन अलग है, ओनली ट्रांजिशन हीट अलग है। तो हीट ऑफ ट्रांजिशन, अब इसमें लिख लें हीट ऑफ ट्रांजिशन। हीट ऑफ ट्रांजिशन इसमें लिख लें the heat released or absorbed when 1 mole of an element changes from its one to another allotropic form. Changes from its one to another allotropic form. चेंजेस फ्रॉम इट्स वन टू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म। मतलब यहाँ पर हीट ऑफ ट्रांजिशन में हम क्या चेक करते हैं कि एक एलिमेंट अपनी एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज होता है। तो लिख लें, जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन में, और इसमें इक्वेशन लिखना बहुत सिंपल सा, खुद क्वेश्चन लैंग्वेज में बोलेगा। जैसे मैं बोलूं कैलकुलेट हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड, तो हमने बता दिया कि ग्रेफाइट का कन्वर्जन इनटू डायमंड करना है। तो लिख लें, और इस रिएक्शन की जो हीट होगी उसको हम क्या बोल देंगे? हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड। तो डेल्टा एच ट्रांजिशन लेके मतलब है तो यहां पर भी 1 मोल कार्बन का ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन। या जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन बोल दूं, कैलकुलेट हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ येलो फॉस्फोरस टू रेड फॉस्फोरस। और बता, फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स तो कलर के अकॉर्डिंग ही बोलते हो, तो येलो फॉस्फोरस टू रेड फॉस्फोरस, तो द फॉस्फोरस येलो टू फॉस्फोरस रेड में कन्वर्ट करना है। लेकिन वो उल्टा भी बोल सकता है कि रेड टू येलो फॉस्फोरस में कन्वर्ट करें, तो जो वो बोले उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखनी है। तो ये लिख भी लें बोर्ड पर से। तो येलो फॉस्फोरस टू रेड फॉस्फोरस की हीट ऑफ ट्रांजिशन फाइंड करें, तो बता कर सकते हैं। या डायरेक्ट में बोल दूं, कैलकुलेट हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक सल्फर। तो द रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक सल्फर, मतलब बता दिया उसने कि रोम्बिक सल्फर रिएक्टेंट हो गया, मोनोक्लिनिक सल्फर प्रोडक्ट हो गया। तो हीट ऑफ ट्रांजिशन। और हीट ऑफ कंबशन के साथ साथ हीट ऑफ ट्रांजिशन का क्वेश्चन भी पूछता है, और इससे ज्यादा एक और हीट का पूछता है, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो नेक्स्ट लिख लें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अच्छा, द ऑक्सीडेशन, जो हमने कंबशन पढ़ा था लास्ट क्लास में, द कंबशन में ऑक्सीजन ऐड होती है ना कंप्लीटली, तो हाइड्रोजनेशन में कौन ऐड होगी? हाइड्रोजन। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होना चाहिए। अच्छा, हाइड्रोजन ऐड किस में हो सकती है? जिनमें डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब जो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। और सैचुरेशन पर उनका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि एल्कीन या एल्काइन हाइड्रोजन ऐड करके कंप्लीटली कन्वर्ट किसमें हो? एल्केन में। तो जो हीट रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो लिख लें द हीट रिलीज्ड the heat released when 1 mole of alkane 1 mole of alkene, sorry, वो मत लिखना, वापस सुन लें। The heat released when 1 mole of an unsaturated 1 mole of an unsaturated
unsaturated organic compound, 1 mole of an unsaturated organic compound undergoes complete hydrogenation, to form its saturated compound, तो बता, जैसे मैं लिखूं बोर्ड पर से, इसकी जनरल इक्वेशन, किसी भी कंपाउंड के या एल्कीन या एल्काइन के हाइड्रोजनेशन की जनरल इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं? तो देख लेना से, 1 मोल एल्कीन और एल्काइन हाइड्रोजन के n मोल से कंबाइन हो टू फॉर्म 1 मोल एल्केन। तो बता, 1 मोल एल्कीन या एल्काइन n मोल हाइड्रोजन से कंबाइन होकर 1 मोल एल्केन बना ले, तो बता क्या हुआ? 1 मोल अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट हाइड्रोजनेशन से अपने सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो जनरल इक्वेशन किसी के भी हाइड्रोजनेशन की हम बिल्कुल सिंपली लिख लेंगे। तो ये लिख लें जनरल इक्वेशन। तो 1 मोल एल्कीन या एल्काइन n मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 1 मोल एल्केन में कन्वर्ट हो, तो इसको हम बोल देंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब जैसे मैं बोलूं, क्वेश्चन हमसे यहां पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन जो आज तक आए हैं कंपटीशन में, वो रिपीट हुए हैं, और 4 टाइप के कंपाउंड्स की ही उन्होंने पूछी है, और उन्हीं को अलग अलग तरह से पूछता है। तो जैसे मैं क्वेश्चन ही बोल दूं, द C2H4 क्या है? इथीन है ना, लेकिन इसी का कॉमन नेम क्या होता था? इथाइलिन भी होता है। एसिटिलीन अलग है, C2H2, लेकिन इथाइलिन क्या है? C2H4। इथाइन तो C2H2 होती है, इथाइलिन बोला है हमने, तो इथाइलिन। अब इसके हाइड्रोजनेशन की इक्वेशन अगर हम लिखें, तो यहां पर ध्यान रखना, जैसे हम कंबशन में O2 को लास्ट में बैलेंस करते थे, यहां हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे। बस करना क्या, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की एल्कीन या एल्काइन है, उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की एल्केन में कन्वर्ट कर देना। तो बता, C2H4 2 कार्बन एटम की एल्कीन है, तो बता 2 कार्बन एटम की एल्केन क्या बनेगी? C2H6 ही बनेगी। तो बता, अब इसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट में बैलेंस करो, कार्बन तो पहले बैलेंस हो गया, 6 हाइड्रोजन एटम, और बता यहां पर 6 हाइड्रोजन एटम हो गए रिएक्टेंट साइड अपने आप ही, मतलब बता 1 मोल हाइड्रोजन ही काम आया ना। तो इस रिएक्शन की जो हीट होगी उसको हम क्या बोल देंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइलिन। और बता 1 मोल का ही हुआ। अच्छा, इसकी जगह अब मैं तुमसे पूछूं, वो लिख लो, तुम बताओ एसिटिलीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट करें। मेथड वही, कैलकुलेट जिसको करवाएगा सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे। तो बता, C2H2 एसिटिलीन क्या है? C2H2 उसके 1 मोल का हाइड्रोजनेशन, और बता पार्शियल हाइड्रोजनेशन या कंप्लीट? कंप्लीट मतलब जितना उसका एल्केन बनने के लिए रिक्वायर्ड है उतने हाइड्रोजन कंबाइन होने। तो बता C2H2 फिर से 2 कार्बन एटम की एल्काइन, तो 2 कार्बन एटम की ही एल्केन में कन्वर्ट कर दो, C2H6 ही बनेगा फिर से प्रोडक्ट। लेकिन बता, अब के प्रोडक्ट साइड 6 हाइड्रोजन एटम है, C2H2 में ऑलरेडी 2 है, तो रिमेनिंग 4 हाइड्रोजन में बैलेंस होंगे। तो बता 1 मोल काम आया, 2 मोल? 2 मोल। तो बता हमने n मोल हाइड्रोजन क्यों लिखा, वो समझ में आया? जनरल इक्वेशन में n मोल हाइड्रोजन से 1 मोल एल्केन, तो बता सिंपल सी है। तो बता, अगर मैं पूछूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, तो बता C6H6। लेकिन अब ये एल्केन या एल्कीन या एल्काइन, एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई भी हो सकती है। अभी तक तो एलिफेटिक थी, लेकिन मतलब एरोमेटिक है, लेकिन मेथड तब भी वही, एरोमेटिक हो तो उनको साइक्लो एल्केन में कन्वर्ट कर देना। तो बता यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगी जब, तो बता यहां पर क्या होगा? सारे डबल बॉन्ड ब्रेक होकर किसमें बदलेंगे? सिंगल बॉन्ड में। और बता सारे डबल बॉन्ड हटेंगे तो सब जगह एक एक हाइड्रोजन 6 और आ जाएंगे, तो बता क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन।
साइक्लोहेक्सेन, और फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा, C6H12। तो साइक्लोहेक्सेन बनता है ऑन हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। लेकिन मतलब अभी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, मतलब प्रोडक्ट साइड 12 हाइड्रोजन एटम, रिएक्टेंट साइड उसमें 6 ही है, तो 6 हाइड्रोजन में बैलेंस होंगे। तो क्या लिखे बताओ, 3 मोल हाइड्रोजन लिखोगे। और इस रिएक्शन की हीट को क्या बोल देंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। लिख भी लें साथ में। अच्छा, द साइक्लोहेक्सीन बोलूं, बेंजीन की जगह बोल रहा हूं अब मैं साइक्लोहेक्सीन। तो बता, साइक्लोहेक्सीन में तो एक ही डबल बॉन्ड होता है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड, इसमें सिंगल डबल बॉन्ड। तो बता यहां पर अब इसको क्या लिखेंगे, C6H10 साइक्लोहेक्सीन। तो बता यहां तो इसका भी प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा, मतलब C6H12 ही बनेगा। अब देख लें इसे। तो हीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट्स में हमने 5 टाइप्स की हीट पढ़ ली, लेकिन अब इसमें से काम की चीज सुनना ध्यान से, कि हमने बोला कि हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन सब में कॉमन चीज में वापस बोल रहा हूं, जो लास्ट क्लास में बोला था कि जो भी हीट तुमसे कैलकुलेट करवाए, सबसे पहले उसकी बाय डेफिनेशन बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे, देन उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ोगे। अब हमने लास्ट में जो लिखा था पॉइंट देखो, एप्लीकेशंस ऑफ हीट ऑफ कंबशन का सेकंड पॉइंट, जो लास्ट में लिखा था बी पॉइंट, उसमें पढ़ो क्या लिखा है, इफ इन अ रिएक्शन heats of combustion of reactants and products are given in the question, then क्या लिखा है बताओ, delta H reaction equals to sum of heats of combustion of reactants minus sum of heats of combustion of products। मतलब अगर हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की हीट्स ऑफ कंबशन गिवन होंगी, और बता गिवन का मीनिंग कैलकुलेट ना करवाए, ने बोला था दिया उसे मतलब नहीं है, गिवन का मीनिंग कैलकुलेट ना करवाए। तो बता गिवन होगी तो कैलकुलेट करवाएगा भी नहीं। लेकिन अब यही एप्लीकेशन जब हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन में पढ़ी थी, तो उसका देखो ये नहीं था, पूरा पढ़ो एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन में, वरना हम गड़बड़ यही करेंगे जो हमने करा अभी। अभी वो रीजन है मैं क्यों पूछ रहा हूं दोबारा, वो बता क्या लिखा उसमें, इफ इन reaction heats of formation of reactants and products are given in the question, मतलब फिर से कैलकुलेट ना करवा हीट ऑफ फॉर्मेशन, तब हम करेंगे डेल्टा एच किसी रिएक्शन की लाने के लिए सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। अब मुझे एक चीज बता दो रीजन, जब हमें हीट्स ऑफ फॉर्मेशन गिवन होती है तो डेल्टा एच लाने के लिए हमने किया सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। लेकिन जो लास्ट में करा, अगर हीट्स ऑफ कंबशन गिवन है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की, तो फिर हम डेल्टा एच लाने के लिए सम ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स करते हैं। क्यों, ये रीजन ही नहीं है। जो तो अभी बोला ना कुछ ने कि फॉर्मेशन में प्रोडक्ट बनता है, कंबशन में रिएक्टेंट होता है, इसका मतलब तो क्या हो गया कि फॉर्मेशन और कंबशन एक दूसरे के उल्टा रिएक्शन है। बता होती तो फिर वो सेम कैसे आती, कार्बन की हीट ऑफ कंबशन और CO2 की हीट ऑफ फॉर्मेशन तो सेम है। और बता जो कार्बन डाइसल्फाइड की हीट ऑफ कंबशन है उसकी रिएक्शन अलग होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2 की अलग होती है इक्वेशन। तो ये कोई रिलेशन नहीं, हमें रीजन बताओ क्यों है ये। इसका रीजन है हेस लॉ, ये शॉर्ट ट्रिक है जो हमने लिखा है ये, वरना एक्चुअल मेथड ये है ही नहीं दोनों में। जब हीट ऑफ कंबशन गिवन हो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की, तो ये तो शॉर्ट ट्रिक है, हमारा टाइम सेव करने के लिए हमने बनाई। एक्चुअल मेथड तो हेस लॉ। क्यों हमने हेस लॉ सबसे पहले पढ़ा, उसका रीजन ये कि ये समझाने का रीजन।
कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स करते क्यों है डेल्टा एच लाने के लिए। क्वेश्चन लिखो जिससे क्लियर होगा। कैलकुलेट heat of formation calculate heat of formation of methane calculate heat of formation of methane और गिवन लिख लें heats of combustion of carbon hydrogen and methane are बोर्ड पर लिख लें are -394 -285 -887 kilojoule per mole respectively. -394 किलोजूल पर मोल -285 -887 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। अब इसमें मैं जो पूछा पहले बताना। अच्छा था इसमें क्वेश्चन में तो मैं अभी बोला हमेशा सबने हमने किया जो कि जो हीट कैलकुलेट करवाए सबसे पहले बता उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे। अब बता किसकी लिखूं हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ओके जो कैलकुलेट करवा रहा है वो कौन है कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो देख ले यहाँ पर सुनना ध्यान से अभी मैं जो बता रहा हूं अभी आंसर से मतलब नहीं जो मैं थ्योरी पढ़ी वो मुझे समझानी इससे। तो बता हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कैलकुलेट करवा रहा है तो बता कैलकुलेट करवाए तो बता जिसको फॉर्म करते हो वो प्रोडक्ट होता है ना। तो मीथेन को सबसे पहले लिखोगे 1 मोल देन बता इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही फॉर्म होना चाहिए ये। तो वो कौन कौन है कार्बन 1 एटम ही है। अच्छा हाइड्रोजन 4 तो 2H2 गैस लिखोगे। तो बता इस रिएक्शन की हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है। अच्छा बता इसी को मैं पर मोल डेल्टा एच भी तो बोल सकता हूं क्योंकि है तो ये टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ही। तो बता 1 मोल के लिए हम इसको डेल्टा एच बोल सकते हैं। तो बता हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलूं या डेल्टा एच बात एक ही है। अब हमने बोलता हर बार कि इक्वेशन लिखो जो बैलेंस्ड इक्वेशन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ो दोबारा तो मैं अपने आप जो हमने लिखा वो वर्ड्स मिलेंगे। बता यहां पर कार्बन इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है ना। हाइड्रोजन भी इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है। मीथेन इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है। तो बता तुम्हें क्या दी है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की हीट्स ऑफ कंबशन गिवन है ना। तो बताइए एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन है। ओके उसमें लिखा था ना इफ इन अ रिएक्शन हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन देन डेल्टा एच ऑफ दैट रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय क्या लिखते हैं हम सम ऑफ हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अच्छा था ये सब इनके 1 मोल के लिए है ना। तो पहले मैं आंसर लाना बता रहा हूं फिर रीजन समझाऊंगा क्यों यहां रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स हुआ। पहले हमने जो मेथड क्वेश्चन में करना यूज तो बता रिएक्टेंट कौन है कार्बन इसका कॉफिशिएंट कितना है 1 हाइड्रोजन का 2 तो उनसे मल्टीप्लाई भी करोगे। तो बता 1 इंटू 394 प्लस हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू -285 माइनस प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट 1 उसकी वैल्यू -887। तो बता इसको सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी -77 किलो जूल पर मोल और ये 1 मोल पर मोल किसके रेस्पेक्ट में है मीथेन के 1 मोल की फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में। अब यहां पर ध्यान से अब ये तो मैंने पूरा शॉर्ट ट्रिक्स जो हमें यूज करना है आगे क्वेश्चंस में वो बता लेकिन मेथड अगर हमें ये याद ना आए तो हम कैसे करेंगे। तो एक जनरल चीज बोल रहा हूं सुनना ध्यान से ये बहुत काम आएगा आगे भी चैप्टर में क्वेश्चंस में। कई बार तुम्हें ऐसे हीट्स मिलेंगी जैसे मैं क्वेश्चन पहले बोल रहा हूं हमें मिक्स्ड हीट्स दे देगा जैसे एक
कार्बन की दे दी हीट ऑफ कंबशन, किसी की दे दी हीट ऑफ फॉर्मेशन, थर्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, फोर्थ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फिफ्थ हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब बताओ सब मिक्स्ड हो गई। अब उसके लिए हमारे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो फिर हम कैसे करेंगे अब उसको? तो सबसे सिंपल, जो भी हीट्स तुम्हें गिवन हो और जो कैलकुलेट करवाए उनकी बाय डेफिनेशन इक्वेशन लिख लो और हैश लॉ यूज कर लो। तो अब हमें जो गिवन है तीनों, उनकी इक्वेशन लिखूं मैं। कार्बन की हीट ऑफ कंबशन, अच्छा बता, कार्बन के 1 मोल का कंबशन कराओगे तो ऑक्सीजन से कंबशन शो करके CO2 बना लेगा, और इस रिएक्शन की हीट को हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन या डेल्टा एच बोल सकते हो। सेकंड, 1 मोल हाइड्रोजन का कंबशन करवाओगे तो बता हाफ O2 से H2O बन जाएगा। बैलेंस्ड इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं ये। देन बता इस रिएक्शन की हीट को हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन बोल देंगे हम। इसी तरह से मीथेन का कंबशन करवाएंगे तो बता मीथेन प्लस O2, तो बता यहां CO2 बनेगा, 1 कार्बन एटम इसलिए, 4 हाइड्रोजन एटम इसलिए, उसके आधे 2H2O, और ऑक्सीजन बैलेंस करूं, CO2 में 2, 2H2O में 2, 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। बता O2 में कितने लिखे, 4/2, 2O2। इस रिएक्शन की भी तुम्हें डेल्टा एच गिवन है इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, तो बता 3 रिएक्शंस की डेल्टा एच पता है। फोर्थ रिएक्शन, मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन लानी है, तो बता 1 मोल कार्बन 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मीथेन बनाएगा। अब इस रिएक्शन की बता हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलूं या डेल्टा एच बोलूं, बात एक ही है, ये हमें फाइंड करना है। तो बता ऐसे क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने हैश लॉ में किए ना, बता हैश लॉ के अकॉर्डिंग 3 इक्वेशंस की हेल्प से डिजायर्ड इक्वेशन फोर्थ की डेल्टा एच लाएं। अब बता लाने के लिए क्या बोला था, डिजायर्ड इक्वेशन जो है वो गिवन इक्वेशंस के एडिशन से ऑब्टेन्ड होगी या सब्ट्रैक्शन से, यही चेक करते हो सबसे पहले। और वो बताया था कि जो डिजायर्ड इक्वेशन है वही बताएगी गिवन इक्वेशंस को ऐड करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो बता कार्बन डिजायर्ड इक्वेशन का कार्बन 1 फर्स्ट 1 कोफिशिएंट के साथ फर्स्ट इक्वेशन में मिल गया, और सेम साइड या ऑपोजिट साइड, रिएक्टेंट साइड चाहिए, रिएक्टेंट साइड मिल गया। तो बता इक्वेशन 1 में कोई चेंज करेंगे या नो चेंज। दूसरा, हाइड्रोजन हमें चाहिए रिएक्टेंट साइड विद कोफिशिएंट 2। अब बता हाइड्रोजन मिल गया सेम साइड, सेकंड इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड, मतलब सेकंड इक्वेशन प्लस होगी, लेकिन बता कितना कोफिशिएंट चाहिए हमें, 2 है कितना यहां, तो क्या करूं, इंटू 2 कर दो। तो बता सेकंड को ऐड करने के पहले इंटू 2 भी करोगे। अच्छा बता मीथेन हमें 1 कोफिशिएंट के साथ थर्ड इक्वेशन में मिल गई, लेकिन सेम या ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। तो बता इक्वेशन 3 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब बता इक्वेशन 1 की हीट प्लस 2 इंटू इक्वेशन सेकंड की हीट। अच्छा इक्वेशन 1 की हीट क्या है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ही तो है ना। तो बता इक्वेशन 1 की हीट लिख भी ले, तो बता हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन प्लस सेकंड की हीट हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, यही है ना। थर्ड की हीट हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, वो माइनस होगी, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। अब मुझे बता दो, रुक जा सुन लो पूरी चीज, बता यहां पर अब मुझे बता ये क्या करा तुमने, कार्बन की हीट प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन की हीट, इनका सम किया ना दोनों का, और ये दोनों क्या है, डिजायर्ड इक्वेशन के प्रोडक्ट या रिएक्टेंट है, और वो क्या है, मीथेन प्रोडक्ट है। तो बता डेल्टा एच, अब या तो तुम पूरे मेथड से कर लो या हमने शॉर्ट कंक्लूजन बना ली। तो बता ये कोई ये नहीं है जो कुछ बोलते हैं स्टूडेंट्स कि फॉर्मेशन का उल्टा होती है कंबशन, इसलिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, वो कोई रीजन नहीं है, उसका भी रीजन वो नहीं है, उसका भी रीजन हैश लॉ है। वहां हीट्स ऑफ फॉर्मेशन गिवन होती है, किसी एक की लानी हो तो वो हैश लॉ से वहां प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता है हर बार, इसलिए वो शॉर्ट कंक्लूजन बनाया। तो हमें बस रीजन बताओ, और या हमें मान लो मिक्स्ड हीट दे दे तब भी तो मेथड आए, फिर तो ओनली हैश लॉ है, फिर कोई दूसरा मेथड नहीं है। और तुम्हें एनसीईआरटी में तुम अगर करोगे सॉल्ड एग्जांपल या अनसॉल्ड, तो वहां बहुत मिलेंगे जहां मिक्स्ड हीट होंगी।
और उसमें ओनली हैश लॉ काम आएगा फिर। तो ये क्लियर सबको है? तो बता, यही लिखा हमने। अब बता, इतना सारा ना लिखना पड़े इसलिए हमने शॉर्ट ट्रिक बना ली। लेकिन ये ध्यान रखोगे, हीट्स ऑफ कंबशन गिवन इन द क्वेश्चन, तब सम ऑफ हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके किसी रिएक्शन की डेल्टा एच लाते हैं। तो बता, अब वो कोई रिएक्शन कौन है? अब फॉर्मेशन थी, तो उसने इक्वेशन लिखने के लिए हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन बोला। बाकी तो बता, हीट ऑफ कंबशन की एप्लीकेशन है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि वो किसके कौन सी रिएक्शन के लिए पूछ रहा है। मान लो जैसे अभी मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगा एक, अभी हाइड्रोजनेशन में करवाऊंगा एक क्वेश्चन, ठीक है? और अगर मिक्स जो ना हो रहा तो इक्वेशन लिख के कर लेना फिर, ठीक है? ये लिखना जरूरी है, क्योंकि ये जो है इसमें इसी से समझ में आएगा बाद में कि हीट्स ऑफ कंबशन में हमने सम ऑफ हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ हीट्स ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट क्यों करा। और यही सब चीजें समझाने के लिए हमने हैश लॉ सबसे लास्ट में होता है लेकिन सबसे पहले पढ़ा, क्योंकि रीजन सबका वही है पूरे चैप्टर थर्मोकेमिस्ट्री में, हर चीज का रीजन हैश लॉ है। और ये मैं बोल रहा हूँ मिक्स्ड हीट वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो मेथड ओनली एक वो है, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन फिर वो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि हमें उसको यूज करना आता है या रटा हुआ है हमने ओनली ये। तो बताइए, ये चीज क्लियर सबको? ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। the heats of the heats of combustion of the heats of combustion of graphite and diamond are the heats of combustion of graphite and diamond are, बोर्ड पर लिख लें, -94 and -94.5 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली, -94.5 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली। बोर्ड पर लिख लो, -94 and -94.5 किलो कैलोरी पर मोल रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट heat of transition of diamond into graphite, heat of transition of diamond into graphite, heat of transition of diamond into graphite। अच्छा, पीछे से कर्टन लगवा दो, लगा दो, रिफ्लेक्शन आ रहा है। और बस जो कैलकुलेट करवा उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, फिर क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन हो जाएगा। क्या आंसर है? -0.5 हो गया सबका है तो। अतः उसने खुद ने लिखा हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट कैलकुलेट करें, मतलब बता उसने बता दिया कि डायमंड रिएक्टेंट है और ग्रेफाइट प्रोडक्ट है, डायमंड इनटू ग्रेफाइट। तो बता इस रिएक्शन की हमें डेल्टा एच फाइंड करनी है, लेकिन मतलब फाइंड करने के लिए पढ़ो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग, मैंने बोला हमेशा लिखने के बाद पढ़ो। अब बता, डायमंड इसका रिएक्टेंट है,
ग्रेफाइट इसका प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिर से बता तुम्हें हीट्स ऑफ कंबशन आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो बताइए, तो एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन का क्वेश्चन, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट डायमंड -94.5 और -94 ग्रेफाइट की हीट ऑफ कंबशन डायरेक्ट लिख दें, तो बता आंसर कितना आ गया, -0.5 किलो कैलोरी पर मोल। और ये पर मोल किसके रेस्पेक्ट में, डायमंड के 1 मोल के रेस्पेक्ट में होगा। और मैंने एक लास्ट क्लास में बोला था कि थर्मोकेमिस्ट्री में हर बार अपना आंसर क्रॉस चेक जरूर करना थ्योरी के अकॉर्डिंग। अच्छा, हमने पढ़ा था ग्रेफाइट का कन्वर्जन इनटू डायमंड एंडोथर्मिक होता है, इसीलिए ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। तो बता डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्जन एक्सोथर्मिक होना चाहिए ना, मतलब हमने करेक्ट किया, माइनस आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कैन शुगर। अच्छा, कैन शुगर क्या होती, फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट है वो तो तुमने सही बोला, लेकिन जो फॉर्मूला लिखो गन्ना लिखोगे उसमें फॉर्मूले, तो बता C12H22O11, या सुक्रोज बोले तो भी यही है, ओनली शुगर बोलो तब भी यही है। तो द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कैन शुगर इज -1368 किलो कैलोरी पर मोल। बोर्ड पर लिख लें, -1368 किलो कैलोरी पर मोल। फाइंड 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 calorific value of sugar, calorific value of cane sugar, calorific value of cane sugar। 4 यूनिट क्या होगी, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू हमने पढ़ी थी था कि वो क्या था फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन ही ध्यान रखो। हमने बोला 1 ग्राम सब्सटेंस के कंबशन पर जो रिलीज हीट होती है वही होती है कैलोरीफिक वैल्यू। और हमने बोला कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हीट ऑफ कंबशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू कितनी है, -1368। अच्छा, C12H22O11 का मॉलिक्यूलर वेट सम ऑफ एटॉमिक मास से सबको रटा हुआ भी है 342, तो बता कितनी हो गई, -4 किलो कैलोरी पर ग्राम। और हमने एक चीज बोली थी कि कैलोरीफिक वैल्यू का यूज भी क्या है, कि तुमसे अब बता, मैं तुम्हें क्वेश्चन में 2 और फ्यूल दे देता और पूछता कि बेस्ट फ्यूल कौन सा है, या मोस्ट एफिशिएंट या लीस्ट एफिशिएंट कौन सा है, तो बता सबके लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो उनकी हीट ऑफ कंबशन को, और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा आएगी पर ग्राम वही मोस्ट एफिशिएंट, या जिसके लिए कम आएगी वही लीस्ट एफिशिएंट। तो ये चीज क्लियर सबको, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटिलीन, ऑफ एसिटिलीन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटिलीन। और गिवन लिख लें बोर्ड पर से, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O गिवन है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H2, हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H6।
और मिल बांट के मत करो क्वेश्चन, सबका पेपर एग्जाम में अलग आएगा, तो ध्यान से करो। अब इसमें बस छोटा सा, लेकिन मेथड वही रखो जो हर बार कर रहे हो। जो हीट कैलकुलेट करवाए उसकी इक्वेशन लिखो, फिर क्वेश्चन पढ़ो। वो इक्वेशन समझाएगी कहाँ चेंज किया आपके मैंने। अच्छा था, क्या बोला? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिटिलीन। तो बताइए एल्काइन है ना, और एल्काइन की हमें हाइड्रोजनेशन बोल रहा है एसिटिलीन की। तो बता C2H2 से C2H6 में कन्वर्ट करवाओगे इसको। इस रिएक्शन की हमें डेल्टा H लानी है, लेकिन बता पहले बैलेंस्ड इक्वेशन जब करोगे तो 2H2 लिखोगे। अब बता तुम्हें इसके अकॉर्डिंग डेल्टा H लानी है। अब ध्यान से देखो, तुम्हें बता C2H2 इसका जो रिएक्टेंट है उसकी हीट ऑफ कंबशन गिवन है, प्रोडक्ट C2H6 की भी हीट ऑफ कंबशन गिवन है। अब अगर बता तुम्हें हाइड्रोजन की भी हीट ऑफ कंबशन मिल जाए तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, फिर तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज कर लोगे। अब बता, हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड CO2 इक्वल होती है फॉर्मेशन, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O और हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों भी तो सेम होती है ना। तो बता, तुम्हें तो दे रखा है उसने इनडायरेक्टली, हीट ऑफ कंबशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिर गिवन है, मतलब बता फिर से ये एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबकी हीट ऑफ कंबशन गिवन है। तो बता सिंपल सा डेल्टा H, फिर से 2 लाइन का इक्वेशन, एक बार इक्वेशन लिखो, दूसरी बार वैल्यू पुट करो। अब बता रिएक्टेंट कौन है? C2H2, उसकी हीट ऑफ कंबशन -310.6, लेकिन हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट 2 है। तो बता 2 इंटू -68.3 लिखोगे, माइनस प्रोडक्ट C2H6, तो 1 इंटू -337.2 लिखोगे, और इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -110 किलो कैलोरी पर मोल। और ये पर मोल किसके रेस्पेक्ट में? एसिटिलीन के। और अपना आंसर फिर क्रॉस चेक करो, मतलब हाइड्रोजनेशन में हमेशा हीट रिलीज्ड होती है, हमने ओनली लिखा हीट रिलीज्ड, मतलब साइन नेगेटिव ही आना चाहिए ऑलवेज। अब इसी क्वेश्चन में एक और चेंज हम कर सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में जो फॉर्मेशन में हमने किया या जो कंबशन में भी हम कर सकते हैं। यहां पर यूनिट में चेंज या वैल्यू को पूछेगा किस तरह से। तो पहले बता, ये क्लियर सबको? तो बता हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो, ट्रांजिशन हो, है तो हीट ऑफ कंबशन की एप्लीकेशन के क्वेश्चन सब। इसी में एक और क्वेश्चन लिख लें, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन C2H6, the heat of combustion of ethane, बोर्ड पर लिख लें, the heat of combustion of C2H6 is, बोर्ड पर लिख लें, -1565 किलो जूल पर मोल, -1565 किलो जूल पर मोल। टू लिबरेट, उसके आगे लिख लें, टू लिबरेट, टू लिबरेट, बोर्ड पर लिख लें, 156.5 किलो जूल हीट, टू लिबरेट 156.5 किलो जूल हीट, फाइंड फाइंड फाइंड। अब इसमें 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट STP, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट STP, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट STP। सेकंड, mass of C2H6 required, mass of C2H6 required and produced mass of CO2 and produced mass of CO2, प्रोड्यूस्ड मास ऑफ CO2। अब इसमें सुन ले मैं जो बोल रहा हूँ। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन हमने जब हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी लास्ट क्लास में, तो बता वहां पर हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हमने मोल कंसेप्ट को यूज करके किए थे।
तो यहां पर भी सुनना वैसे गए। और एक क्वेश्चन मुझे बदलना हो अगर यहां पर थोड़ा भी, तो मैं मोल कंसेप्ट ही मिक्स करूंगा क्वेश्चंस में इसमें। अब यहां पर ध्यान से देखो उसने कौन सी हीट दी है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। और बताओ उसके 1 मोल का ही कंबशन होता है हीट ऑफ कंबशन में, तो बता पर मोल लिखी है ना। तो सबसे पहले यहां पर मेथड वही, अगर इस तरह से तुमसे वॉल्यूम मास या पूछे या मोल पूछे, तो सबसे पहले जो हीट गिवन हो उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना होगी, वही हमारा आंसर लाएगी। अब बताइए इथेन की हीट ऑफ कंबशन गिवन है, तो इसके 1 मोल का कंबशन करवाएं। अच्छा बता इथेन का कंबशन होगा तो इथेन तो गैस ही होती है, O2 गैस। अच्छा बता 2 कार्बन एटम इसमें, तो 2 मोल CO2 प्रोड्यूस करोगे। अच्छा 6 हाइड्रोजन एटम, तो 6 या उसके हाफ, तो 6/2 मतलब 3H2O लिक्विड फॉर्म करोगे, टेम्परेचर नहीं दिया तो रूम टेम्परेचर मानोगे। देन इसके अकॉर्डिंग O2 बैलेंस करोगे, तो बता कितने लिखूं, 2CO2 में 4 ऑक्सीजन, 3H2O में 3 मतलब 7 हो गए। तो बता यहां क्या लिख दे हम, 7/2 O2 लिख दोगे। और बता इस रिएक्शन की तुम्हें हीट ऑफ कंबशन या बताओ डेल्टा H बोल सकता हूं ना उसको। तो अब यहां पर सुनना ध्यान से, जैसे बता हमने क्लास में जब हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, मतलब वहां भी तो ऐसे लिखा था। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें बताएगी जो हमें पूछा है वो कैसे बताएगी, मतलब यहां पर ये बैलेंस्ड इक्वेशन क्या शो कर रही है कि 1 मोल इथेन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 7/2 मोल O2 टू गिव 2 मोल CO2 एंड 3 मोल H2O, देन 1565 किलो जूल हीट इज लिबरेटेड। माइनस साइन में लिबरेटेड हो गया ना। तो बता यहां पर ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है, उसने इनडायरेक्टली दिया ये कि इतने किलो जूल हीट लिबरेट करने के लिए इतना मोल चाहिए सबके। तो बता तुम्हें क्या पूछा है, 156.5 किलो जूल हीट रिलीज करने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, कितना मास चाहिए। तो एक जनरल चीज बोलो, चाहे वॉल्यूम पूछे, चाहे मास पूछे, चाहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, तुम तो हर बार मोल लाओ सबके, फिर मोल को चाहे जिसमें चेंज कर लेंगे हम। तो अब यहां पर पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है बताओ, वॉल्यूम ऑफ O2 मतलब मैं मोल ऑफ O2 लाऊं। अच्छा बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 1565 किलो जूल हीट रिलीज होने के लिए या लिबरेट होने के लिए। अच्छा बता यहां ध्यान से देखो, रिलीज्ड मैंने लिखा तो माइनस नहीं लिखा फिर, क्योंकि रिलीज में माइनस आ गया अपने आप। तो 156 किलो जूल हीट रिलीज होने के लिए मतलब कितने मोल चाहिए ऑक्सीजन के, 7/2 मोल O2 चाहिए। तो बता 156.5 किलो जूल हीट रिलीज होने के लिए कितने चाहिए होंगे, द 7/2 अपॉन 1565 1 के लिए, तो इंटू 156.5 कर दोगे तो उसके लिए आ जाएगा। या बताओ डायरेक्ट भी देख सकते थे, बताइए इसका 110 थी तो है ना, बोलो 110 थे तो डायरेक्ट भी 1/10 से मल्टीप्लाई कर सकते थे और वही हुआ है। बताओ यहाँ ये कितने मोल हो गए, 7/20 मोल O2। तो बता अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट करता, ओनली मैं तुमसे पूछता 156.5 किलो जूल हीट लिबरेट करने के लिए कितने मोल O2 चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन बता अभी मोल पूछा या वॉल्यूम पूछा, तो बता इसको बदल लो। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो 7/20 मोल का कितना हो गया, इंटू 22.4 लीटर, यही कर दो। तो आंसर विल बी 7.84 लीटर O2। अब सेकंड जो पूछा, एग्जाम में तीनों में से एक पूछना है, लेकिन मैं चेंजेस बस एक साथ बता रहा हूं कैसे, लेकिन मैथड सबका एक जैसा। अच्छा बता इथेन का रिक्वायर्ड मास भी पूछा है, मतलब तब भी मैं मोल लाऊं। तो बता फिर से बैलेंस्ड इक्वेशन देखो, 1565 किलो जूल हीट रिलीज होती है तो कितने मोल इथेन रिक्वायर्ड है, बोलो 1 मोल इथेन। अच्छा CO2 का भी प्रोड्यूस मास पूछा है, तो साथ में उसके भी देख लो, 1 मोल इथेन रिक्वायर्ड है एंड 2 मोल CO2 प्रोड्यूस होते हैं, ये भी बोल सकते हो डायरेक्ट।
1 मोल इथेन रिक्वायर्ड है एंड 2 मोल CO2 प्रोड्यूस होते हैं। तो बता 156.5 किलो जूल हीट रिलीज होने के लिए बता कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। बता डायरेक्ट कर दूं 1/10 इसका, तो हमें पता है ना 1/10 ही है उसका। तो बता 1/10 मतलब 0.1 1 का, तो बता 0.1 मोल इथेन और साथ में बता CO2 कितने बनेंगे 0.2 मोल CO2। अब बता फिर से मोल आ गए तो फिर अब इसको मास में बदल सकते हो। अच्छा बता 1 मोल का मास किसी का भी क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो बता 0.1 मोल का क्या हो जाएगा 0.1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट सम ऑफ एटॉमिक मास से बता 30 ग्राम। C2H6 का मॉलिक्यूलर वेट ये समझ में आया सबको। ये 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट तो N का N इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो बता कितने ग्राम हो गए इथेन के 3 ग्राम इथेन रिक्वायर्ड होंगे। या बता इसका मास में बदल लो मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम सम ऑफ एटॉमिक मासेस से, तो आंसर विल बी 8.8 ग्राम CO2। तो बताइए क्लियर सबको ये। तो बता मीनिंग क्लियर सबको ये। तो यहाँ पर हीट से हमने मोल या वॉल्यूम फाइंड किए, लेकिन मतलब ये तो हीट देकर मोल या वॉल्यूम पूछा, लेकिन उल्टा भी तो कर सकता हूं मैं तुम्हें। अच्छा सुन लो क्वेश्चन, तुम मुझे बताना कैसे करना है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन गिवन है, फिर से पर मोल ही गिवन है। अब मैं बोलूं 7.84 लीटर O2 लिबरेट होती है या 7.84 लीटर O2 लेते हैं, तो कितनी डेल्टा H होगी। तो बता अब क्या करोगे बैलेंस्ड इक्वेशन फिर से लिखो। अब बता तुम्हें डेल्टा H लानी है अब के, तो पहले बैलेंस्ड इक्वेशन का O2 और डेल्टा H का रिलेशन अब के उल्टा लिखो। मतलब अब के क्या बोलोगे 7/2 मोल O2 लेने पर डेल्टा H 1565 किलो जूल रिलीज होती है। तो बता इसको अपॉन 22.4 करके मोल में बदलोगे ना पहले। तो ये ध्यान रखना अगर वॉल्यूम या मास दे रखा हो क्वेश्चन में तो पहले उनको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके या 22.4 से डिवाइड करके मोल में बदलना, क्योंकि बता रिलेशन तो बैलेंस्ड इक्वेशन से मोल का ही अभी भी। तो बता 7/2 मोल से डेल्टा H 1565 किलो जूल, तो N मोल से कितने होंगे बता, तब भी उल्टा ला सकते हो। या मास देकर डेल्टा H पूछू तो मोल में बदलो, फिर 1 मोल से डेल्टा H उतना तो N मोल से कितना, तब भी आ जाएगा, कर लोगे। और मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूल में जो मैं आज क्वेश्चंस दूंगा उनको ढंग से करना, क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन, लेकिन टफ नहीं बोल रहा हूँ, बस लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना उन क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चंस जो हमने क्लास में किए पहले इनको दोबारा करना, क्योंकि आधे क्वेश्चंस मैंने बताए और तुमने बोल दिया ऐसा होगा तो कर लेंगे, तुमने हाँ भी कर लिया। तो बताओ जिनके लिए हाँ करा वो ध्यान भी पहले ये वाले क्वेश्चंस करना दोबारा खुद से बिना सॉल्यूशन पढ़े, ठीक है। अब लिख लें नेक्स्ट टाइप ऑफ हीट, हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब इसमें ध्यान से लें, और ये हीट ऑफ एटमाइजेशन, और इसके आगे मैं बताऊंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। लेकिन बोल रहा तुम देखना लास्ट 10 ईयर्स में हीट ऑफ कंबशन फॉर्मेशन तो आए ही क्वेश्चन, लेकिन उससे ज्यादा इन दोनों पर आए जो मैं आगे बता रहा हूं। और इसको समझना ध्यान से, बिल्कुल भी एक दूसरे को मत देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और है इजी सा, ये क्लास में हमें समझ में आ गया तो बहुत सिंपल सा, इसलिए ध्यान से देख। तो लिख लें हीट ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा था इसका नेम ही बता रहा है कि यहां पर एटम्स बनेंगे। अच्छा एटम्स कब बन सकते हैं जब बॉन्ड टूटे। तो बता इसमें एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी ज्यादा। मतलब ब्रेकिंग में तभी एटम बनेंगे, तो इसका साइन कभी कभी पॉजिटिव या ऑलवेज पॉजिटिव। तो लिख लें द हीट एब्जॉर्ब्ड, द हीट एब्जॉर्ब्ड
the heat absorbed when 1 mole stable substance 1 mole stable substance changes into separate gaseous atoms changes into separate gaseous atoms अब इसकी डेफिनेशन बस ध्यान से पढ़ें क्या लिखा था। अच्छा पहले तो लिख लो साइन इसका क्या होगा, पॉजिटिव ऑलवेज साइन ऑलवेज पॉजिटिव। अब लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन, ये याद रखना बस हमेशा। अब हमने क्या लिखा पढ़ो कि हीट एब्जॉर्ब्ड, लेकिन मतलब हमने ये तो बोल दिया कि एटम्स बनेंगे, लेकिन कौन सी स्टेट में बनेंगे ये भी फिक्स है। क्या लिखा है हमने, इनटू सेपरेट गैसियस एटम्स, मतलब एटम्स बनेंगे लेकिन सॉलिड लिक्विड में बन गए अगर, तो फिर हीट ऑफ एटमाइजेशन नहीं बोलूंगा, गैसियस एटम बनने चाहिए। दूसरा बनेंगे किससे वो भी फिक्स है, 1 मोल का मतलब तो 1 कॉफिशिएंट वो हमेशा की तरह, लेकिन क्या लिखा है आगे, स्टेबल सब्सटेंस, मतलब जिस फॉर्म में वो स्टेबल होते हैं सबसे ज्यादा उसी से बनने चाहिए उसके गैसियस एटम से, तभी हम उसको बोलेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं बोलूं कैलकुलेट हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे पहले मैं उसकी स्टेबल स्टेट देखूंगा। तो बता हाइड्रोजन की क्या होती है, H2 मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट, ये सारी देखते हो फिर। अब बता इसका 1 मोल सेपरेट गैसियस एटम्स में ब्रेक कर दो, मतलब जो एटम उसमें दिख रहे हैं उनको अलग कर दो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना, लिखना बहुत इजी है इक्वेशन इसकी। जो एटम उसमें दिख रहे हैं उनको अलग कर दो, बस वो बनने किसमें चाहिए, गैसेस स्टेट में। तो बता बॉन्ड टूटा तभी तो ये बनाना, इसलिए बता यहां पर हीट ऑलवेज एब्जॉर्ब ज्यादा होती है, तो डेल्टा ए एच हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसकी जगह अगर मैं बोलूं कैलकुलेट हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बता O2 भी गैसियस फॉर्म में ही स्टेबल, तो बता क्या लिखेंगे 2O गैसियस एटम, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन। इसकी जगह अगर बोलूं हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो बता 1 नाइट्रोजन N2 भी गैस की फॉर्म में स्टेबल इनटू सेपरेट गैसियस एटम्स, तो 2 नाइट्रोजन एटम्स में अलग कर दो। अच्छा था ये सब जो है ये तो होमो एटॉमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना, लेकिन मतलब हर बार जरूरी नहीं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और एटम्स भी मोर देन वन टाइप के हो सकते हैं ना। तो जैसे मैं बोलूं कैलकुलेट, लिख भी लेना साथ में, कैलकुलेट हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन। अब बता मीथेन तो गैसियस स्टेट में स्टेबल, लेकिन CH4 है आपके मॉलिक्यूल, तो बता इसका 1 मोल मॉलिक्यूल सारे बॉन्ड्स को ब्रेक कर दो, अलग कर दो, लेकिन बता क्या लिखोगे, सारे एटम्स को अलग करोगे तो C गैस प्लस 4H गैस लिखोगे ना। अब यहां पर मतलब, लेकिन यहां एक चीज का ध्यान रखना, हमारी हैबिट हो चुकी है, हम यूज टू हो चुके हैं सी को देखते सॉलिड कर देते हैं, लेकिन यहां ध्यान रखना होता है सी गैसियस स्टेट में बनना चाहिए। अगर सॉलिड स्टेट में बना दिया तो फिर उसको हीट ऑफ एटमाइजेशन नहीं बोलूंगा, वो गैसियस एटम्स ही बनने चाहिए। तो बता जो जो एटम उसमें दिख रहे हैं उन्हीं को तो अलग कर रहे हो ना, बता सिंपल सा। इसकी जगह अगर बोलूं कैलकुलेट हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ अमोनिया, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ अमोनिया, तो बता फिर से नाइट्रोजन अलग करो और 3 हाइड्रोजन अलग कर दो, तो इस रिएक्शन की हीट को हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ अमोनिया या मीथेन बोल देंगे।
अब जब बोर्ड पे देखो, जो लास्ट में हमने लिखा, ध्यान से बताना, मुझे सामने तुम्हारा लिखा उसके अकॉर्डिंग मुझे बताना। अच्छा था, ये जो लास्ट में दोनों लिखी, इनको, इनकी हीट को मैं हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलूं या नहीं बोल सकता? हीट ऑफ एटमाइजेशन बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? ये स्टेबल वर्ड क्यों लिखा? इनकी वजह से। मतलब क्या लिखा है? 1 मोल स्टेबल सब्सटेंस अपने गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो, और कार्बन की स्टेबल स्टेट सॉलिड कार्बन मतलब ग्रेफाइट होती है, और सी लिखते हैं तो ग्रेफाइट मानते। अपने बताओ गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ ना, मरकरी लिक्विड में स्टेबल, और वो गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ। और एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये नहीं लिखा है कि मॉलिक्यूल है ये सब मॉलिक्यूलर है, लेकिन बता ये अपनी स्टेबल स्टेट इनकी कौन सी है? सॉलिड और लिक्विड। तो बता अपने वेपर में बदले गैस में, तो भी तो बता एटमाइजेशन हुआ ना। 1 मोल हमने लिखा क्यों? ये 1 मोल स्टेबल सब्सटेंस, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जो हमने ये लिखा, उस पर बेस्ड, जहां पर सुनना, क्वेश्चन सुन लो। अच्छा, ये जो पहले सेकंड लास्ट जो है कार्बन वाली, इस इक्वेशन की हीट को हीट ऑफ एटमाइजेशन तो बोल ही सकते हैं, मतलब इसको हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं क्या? सॉलिड से गैस भी तो बन रहा है ना डायरेक्ट। तो बता हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन और हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन फिर सेम। और हमने बोलता दो रिएक्शंस की, दो टाइप की डेल्टा एच तभी सेम हो सकती है जब उनकी इक्वेशन सेम हो। तो है दोनों की सेम। अच्छा, मरकरी के लिए लेकिन क्या बोलूं? हीट ऑफ सब्लिमेशन या वेपराइजेशन? तो हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब क्वेश्चन सुन लो जो एनसीईआरटी में अनसॉल्व, जहां ये लास्ट सेकंड लास्ट को यूज करवाया उसने, उस क्वेश्चन में उनको काम में लेनी थी हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, लेकिन उन्होंने दी क्या? हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन। तो बता, हमने बोला था कि अगर तुम्हें ना भी समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तुम तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख लेना। अगर तुम लिख ले तब भी पता चल जाता कि दोनों की सेम है, तो दोनों की हीट ऑफ सब्लिमेशन ही हीट ऑफ एटमाइजेशन है। तो बताइए क्लियर सबको ये? अच्छा, यहां से एक काम की चीज मुझे बता, जो हमारे आगे काम आएगी। इन दो को मैं छोड़ दूं अगर, इन दोनों लास्ट वाले कार्बन मरकरी को अगर हम छोड़ दें, तो बता बाकी सब मॉलिक्यूल है ना। अच्छा, इसमें कितने बॉन्ड ब्रेक हुए? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में एक एक, मतलब एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को पूरे को एक मानते हो तुम? ये नहीं कि 3 सिंगल बॉन्ड कर दो उसको। 3 सिंगल बॉन्ड तो अमोनियम है, 3 NH बॉन्ड वो यहां है 3। तो बता इसमें तीनों में एक एक बॉन्ड ब्रेक हुआ। अच्छा, मीथेन में 4 CH बॉन्ड ब्रेक हुए, 3 NH बॉन्ड ब्रेक हुए। बता ये बोल दूं क्या, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन जो होती है, वो सारे बॉन्ड्स को गैसियस एटम्स में ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड टोटल एनर्जी होती है ना। ये सारे बॉन्ड्स को ही तो ब्रेक कर रहे हो तुम। यहाँ 4 बॉन्ड को ब्रेक करा, यहाँ 3 बॉन्ड को ब्रेक करा, यहाँ एक एक को ब्रेक करा। तो बताइए हीट ऑफ एटमाइजेशन होती है ना। ये हमारा क्वेश्चन करवाएगी नेक्स्ट। बॉन्ड लिख ले सेकंड नेक्स्ट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। और इनको अब मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से पढ़ लो इसमें, क्योंकि छोटी छोटी चीजों बस इसमें डाउट जो है कंफ्यूजन वो क्लियर रखना बस। तो मैं जो बोलूं उनको बहुत ध्यान सुनना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। अच्छा बता, इनका नाम ही बता रहा है कि बताइए बॉन्ड डिसोसिएट मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है ना। तो बता इनका साइन कभी भी नेगेटिव या ऑलवेज पॉजिटिव? तो लिख लो पहले तो भाई, साइन पॉजिटिव ऑलवेज। इनका साइन भी पॉजिटिव होगा ऑलवेज।
अब लिख लें इसमें फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पहले मैं इनकी डेफिनेशन बता, फिर मैं समझाऊंगा एग्जांपल से इनको। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिख लें इसमें द एनर्जी absorbed to break one mole bond in gaseous molecule into separate gaseous atoms. One mole bond in gaseous molecule into separate gaseous atoms. Second लिख लें bond energy. It may be defined as average energy absorbed to break one mole bond in gaseous molecule into separate gaseous atoms. अब बोर्ड पर देख लें, मैं जो समझा बहुत ध्यान से सुनना अब चीजें। अब इसमें से पहले मैं बता रहा हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी बाद में बताएंगे। अब यहां पर ध्यान से देखना बोर्ड पर, हमने जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती क्या है, पढ़ो हमने क्या लिखा है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू ब्रेक वन मोल बॉन्ड। अब ये वन मोल बॉन्ड जो मैंने बोला वो सिंपल सा ध्यान रखना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पर मोल बोल दिया। ओके, सारी टाइप ऑफ हीट पर मोल डिफाइंड है, इसलिए यहां भी वन मोल बॉन्ड बोल दिया, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये है क्या, सिंपली वन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी। वन मोल बॉन्ड का मतलब क्या है, वन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, समझने के लिए बता रहा हूं। अब ध्यान सुनना, वन मोल बॉन्ड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रिएक्टेंट कौन होंगे, प्रोडक्ट कौन होंगे, दोनों फिक्स हैं। हीट ऑफ एटमाइजेशन में तो फिर भी प्रोडक्ट फिक्स था, गैसियस एटम्स, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में दोनों फिक्स हैं। पढ़ो, वो बॉन्ड ब्रेक भी कौन से मॉलिक्यूल में से होना चाहिए, गैसियस, मतलब सॉलिड या लिक्विड मॉलिक्यूल में से ब्रेक कर दिया तो नहीं बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसलिए लिखा है हमने वन मोल बॉन्ड इन गैसियस मॉलिक्यूल, और प्रोडक्ट भी फिक्स है, सेपरेट गैसियस एटम्स। तो इसके लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो भी सब्सटेंस है उसकी। तो अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं फिर से भाई, तो जैसे बोलूं कैलकुलेट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, मैंने बोला कैलकुलेट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूंगा उसकी। अब लेके मैं क्या बोला, हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन कौन सी स्टेट में होना चाहिए, मॉलिक्यूल फिक्स है। अच्छा बता, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये लास्ट दो की होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल कहां है इनका, ये तो सॉलिड और एटम फॉर्म में ही एक तरह से, तो इनकी नहीं, बाकी सबकी हो सकती है ना, क्योंकि सब गैसियस मॉलिक्यूल है ना ये। तो हाइड्रोजन के गैसियस मॉलिक्यूल में वन मोल बॉन्ड को ब्रेक करना। अब वन मोल क्यों बोल देते, अच्छा बता, अगर मैं एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बोलूं, वन मॉलिक्यूल बोलूं, तो बता, हमें सबको पता है इसमें वन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है ना, वन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अच्छा, अगर मैं इसको वन मोल बोलूंगा तो फिर बता, यहां भी तो वन मोल बॉन्ड हो जाएंगे ना फिर।
एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड, तो Na मॉलिक्यूल्स में Na बॉन्ड। अब Na बॉन्ड बोलूं, इसकी जगह क्या बोल दिया, 1 मोल बॉन्ड, क्योंकि कॉफिशिएंट तो मोल को शो करेगा, तो यहां भी तो मोल हो जाएंगे ना बॉन्ड फिर। तो ये चीज क्लियर सबको। अब ये क्या करना है, इसका 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करके किस में कन्वर्ट करना है, सेपरेट गैसियस एटम्स। तो इस रिएक्शन की जो हीट होगी, मतलब उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या डेल्टा एच भी लिख सकता ओनली। बोलो, ये समझ में आया इक्वेशन कैसे लिखी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब मैं दूसरा बोलूं, कैलकुलेट हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन O2। तो बता, ऑक्सीजन बोला तो O2 का गैसियस मॉलिक्यूल सबसे पहले वो फिक्स्ड हो गया। अब इसमें हमें पता है 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, लेकिन मैंने क्या बोला, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और बता, इसको तो एक ही डबल बॉन्ड बोलते हो ना, 2 डबल बॉन्ड तो कब बोलता है, जब CO2 है उसमें 2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये बोलते हो। ये थोड़ा बोलते हो 4 सिंगल बॉन्ड है। तो ये ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट को क्या सोचते हैं कि 1 बॉन्ड का मतलब एक ही टूटे, मतलब एक टूट जाए दूसरा रह जाए, वो नहीं होएगा। मतलब ये पूरा तो एक ही बॉन्ड है ना। और बता, तभी तो तुम ऑर्गेनिक में भी हमेशा एल्केन एल्कीन एल्काइन में जब भी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करते थे, तो पूरे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की करते थे। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, मतलब उस ट्रिपल बॉन्ड को एक ही काउंट करते हो ना। तो बता, यहां पर एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बता क्या बनेंगे, सेपरेट ऑक्सीजन एटम्स इन गैसेस स्टेट। तो इसकी हीट को क्या बोल देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दोगे ऑफ ऑक्सीजन, या बोलूं नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बता, नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब एन ट्रिपल बॉन्ड पूरा ब्रेक होगा, एक ही बॉन्ड है। तो बता क्या लिखेंगे, 2n गैसियस एटम, और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये क्लियर सबको, लिख भी लें साथ में। अच्छा, लिखते बता दो, ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू इन तीनों की हीट ऑफ एटमाइजेशन के इक्वल ही होती है। क्यों? अच्छा बता, अभी मैंने बोला था हीट ऑफ एटमाइजेशन सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने की होती है इनटू गैसेस एटम्स। तो बता, अब यहां सारे बॉन्ड है ही एक। तो चाहे हीट ऑफ एटमाइजेशन की इक्वेशन लिखो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की इक्वेशन लिखो, तीनों की डिफरेंट या सेम, सेम है। तो बताइए क्लियर सबको ये। ये तीनों इक्वेशन लिख लें। अच्छा मुझे बता, ये जो है इन दोनों तीनों मॉलिक्यूल्स के लिए रीजन पूछ रहा हूं, क्यों इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और हीट ऑफ एटमाइजेशन सेम आती है? क्यों आती है सेम? क्योंकि इनमें बॉन्ड ही, नंबर ऑफ बॉन्ड एक ही है। नंबर ऑफ बॉन्ड का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड ही है। इसलिए बताओ, ऑल बॉन्ड्स को ब्रेक करने की एनर्जी बोलूं या एक बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी बोलूं, बात एक ही है। अच्छा, लेकिन ये दूसरा रीजन क्या, ये सब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और बता, दो एटम के बीच में तो एक ही बॉन्ड बन सकता है, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड बने एक, चाहे एक डबल बॉन्ड बने, चाहे एक सिंगल बॉन्ड बने, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा बताओ, अमोनिया डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक? अब ध्यान से दाना, अभी हमने लिखा पढ़ा, उसके बाद पूछ रहा हूं, अमोनिया से N गैस प्लस 3H गैस बने, तो बता इस रिएक्शन की हीट को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलूं क्या? बोलो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलूं क्या, बताओ इसको। और ये सुधर जाओ, ये कुछ स्टूडेंट अभी कैसे बोल रहे हैं, यस सर, ये क्या है, मतलब हाँ भी और ना भी, दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ सही, जिधर मान लो उधर सही। सुधर जाओ। तो बता, यहां पर नहीं बोल सकता इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि बता इसमें क्या हुआ,
3 बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं एक साथ, यहाँ पर 3 NH बॉन्ड्स ब्रेक हुए, तो बता इनको तो 3 बोलूंगा ना, ये थोड़ा बोलूंगा N ट्रिपल बॉन्ड H है ये। अब बताइए तो सिंगल बॉन्ड H नाइट्रोजन हाइड्रोजन है ना, तो बता यहां पर तो तीनों बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, तो बता तीनों बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो बॉन्ड डिसोसिएशन तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि तो एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो बता तीनों बॉन्ड को ब्रेक कर नहीं कर, तो इसको बोलूं क्या फिर, हीट ऑफ एटमाइजेशन, वो तो बोल सकता हूं ना, बता 1 मोल स्टेबल सब्सटेंस तो अपने गैसेस एटम में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो बता हीट ऑफ एटमाइजेशन तो बोल सकते हैं इसको। दूसरा, लेकिन अब ये क्यों नहीं बोल सकता हीट ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि यहां नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक से ज्यादा है। अब रुक जा, सुनना ध्यान से मैं जो समझाऊं, इसमें बीच में क्वेश्चंस भी हैं, इन्हीं को वो क्वेश्चन में कन्वर्ट करेगा जो मैं इक्वेशंस लिखूंगा वो, इसलिए ध्यान समझना। बता अमोनिया ब्रेक हुआ, तीनों बॉन्ड ब्रेक हुए, इसलिए हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब लेकिन मुझे इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की इक्वेशन लिखनी हो तो मैं लिखूंगा कैसे, एक बॉन्ड ब्रेक करूंगा एक बार में, सारे बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए तो वो ये हो जाएगी हीट ऑफ एटमाइजेशन, तो एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे एट अ टाइम। तो बता जब पहला बॉन्ड ब्रेक होगा तो NH3 में से होगा, अब ब्रेक होगा तो बता एक हाइड्रोजन अलग होगा, तो 2 हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के साथ ही रह जाएंगे, NH2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहां कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, एक, तो इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलूंगा NH बॉन्ड की, एक ही तो NH बॉन्ड ब्रेक हुआ। सेकंड टाइम बता अब किस में से ब्रेक होगा, NH3 में से या NH2 में से, अब वो NH3 रहा का, NH2 में से टूटेगा दूसरा, तो बता लेकिन ब्रेक तो हम फिर से एक ही बॉन्ड कर रहे हैं ना, और एक बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी क्या हुई फिर से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड, ये फिर से थर्ड टाइम ब्रेक होगा तो NH में से ब्रेक होगा, फिर से 1 बॉन्ड ब्रेक हुआ, और 1 बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी होगी उसको फिर से क्या बोल देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब रुक जा, काम की चीज यहां से, ये तीनों जो हैं ये अलग अलग सब इंडिविजुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज है ना, तो ये ध्यान सुनना, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सक्सेसिव बॉन्ड ब्रेकिंग्स होती है, एक साथ तीनों बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, वो हम बोल देते हैं कि ब्रेक हो गए, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं, 1 बाय 1 होते हैं। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से ध्यान बता, तीनों बार हमने अलग अलग 3 स्टेप्स में बॉन्ड ब्रेक किए, लेकिन बता तीनों बार बॉन्ड तो NH बॉन्ड ही हुआ ना, तो मुझे बता तीनों स्टेप्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज डिफरेंट होंगी या सेम, बोलो। तीनों डिफरेंट होंगी। अब समझना, रीजन सुन लो क्यों, केमिकल बॉन्डिंग रीजन, ध्यान से देखो, है तीनों सेम NH बॉन्ड्स, लेकिन तीनों के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग चाहिए होगी, क्यों, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, अट्रैक्शन सब बदल जाएंगे, और बता हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा, ज्योमेट्री बदलेगी, अट्रैक्शन बदलेगा, तो बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी सेम आ सकती है क्या, तो ये अपने लिए हमें रीजन बताओ कि इंडिविजुअल बॉन्ड सेम टाइप का होने के बाद भी हर बॉन्ड की सेम टाइप की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होती है, क्यों, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, अट्रैक्शन सब बदल जाएंगे, तो बता फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज अलग अलग। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, इसी को न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करेगा, ये 3 इक्वेशंस लिख देगा वो, और एक ध्यान रखना जब भी वो बॉन्ड ब्रेकिंग वाली इक्वेशन लिखे तो चेक कर लेना कितने बॉन्ड एक साथ ब्रेक हुए, एक एक करके ब्रेक हुए या एक साथ सारे ब्रेक हो गए, क्योंकि सारे ब्रेक हो गए तो वो हीट ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगी, एक एक करके ब्रेक हुए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये तीनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज तुम्हें दी है, मतलब तीनों स्टेप्स की, अब बोलूं कैलकुलेट हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ अमोनिया, मतलब इसकी वैल्यू लानी है, तो बता ला सकते हो क्या, हैस लॉ, सिंपल सा, 3 इक्वेशंस की डेल्टा एच पता, फर्स्ट की लानी है, मतलब वहां 3H चाहिए ना, तो तीनों में एक एक है, तो तीनों को ऐड करो तभी 3H हो सकते हैं, और ऐड करोगे तो बता NH2 ऑपोजिट साइड कैंसिल, NH ऑपोजिट साइड कैंसिल, NH3 N3H, डिजायर्ड इक्वेशन, बता वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई प्लस
जेड, ये आएगी ना। तो बता हीट ऑफ एटमाइजेशन x प्लस वाई प्लस जेड, बॉन्ड डिसोसिएशन। अच्छा बता बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज, अमोनिया के लिए मैं NH बॉन्ड की क्या बोलूं? तो बता तीनों बोलनी पड़ेगी, ओनली x या y या z। ये बता बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज है ना। अब पूरी चीज सुन लो मैं जो बोल रहा हूं। बता ये हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या हुई, x प्लस वाई प्लस जेड। मुझे ध्यान से बताना, ये जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है x प्लस वाई प्लस जेड, बता ये कितने मोल बॉन्ड्स को, कितने मोल NH बॉन्ड्स को ब्रेक करने की एनर्जी है? 1 या 3? सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने की एनर्जी है ना। तो बता ये क्या शो कर रही है x प्लस वाई प्लस जेड, 3 मोल NH बॉन्ड्स को ब्रेक करने की एनर्जी है x प्लस वाई प्लस जेड, यही है। तो बता अगर मैं पूछूं अब इससे 1 मोल NH बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी कितनी होगी? बता 3 मोल NH बॉन्ड्स को ब्रेक करने की टोटल एनर्जी x प्लस वाई प्लस जेड। तो बता 1 मोल NH बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी क्या होगी बताओ? x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 होगी ना। अब रुक जाओ, काम की चीज, थ्योरी का एक पॉइंट इसमें बताऊंगा। यहां पर ये जो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 है, बता ये 1 मोल NH बॉन्ड, मतलब सिंपली बोलूं तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी है। x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 एक बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी। अच्छा ओनली x, ओनली y, ओनली z, ये भी तो एक NH बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी है। तो बता ओनली x, ओनली y, ओनली z भी एक बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी NH बॉन्ड को। x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 भी एक NH बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी है ना। फिर डिफरेंस क्या दोनों में? बता ये इन तीनों का एवरेज है। और बता अभी तक मैंने बॉन्ड एनर्जी वर्ड यूज नहीं करा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी समझा रहा हूं। पढ़ो अब बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन जो तुमने लिखी, क्या लिखा है? एवरेज एनर्जी एब्सॉर्ब्ड टू ब्रेक 1 मोल NH बॉन्ड्स इनटू सेपरेट गैसियस एटम्स। तो वो एवरेज वर्ड क्यों लिखा बॉन्ड एनर्जी में, वो समझ में आया? ओके अब लेकिन पूरी चीज सुन लो इसकी, फिर लिख लेना एक साथ। मतलब बॉन्ड एनर्जी, ये जो x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 है, ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड है ना। अब लेकिन ध्यान सुनना, ये बॉन्ड एनर्जी तुमने ध्यान से पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी तुम पढ़ते हो तो बता ये बॉन्ड एनर्जी एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट का एवरेज है? एग्जैक्ट का एवरेज है। एग्जैक्ट तो कौन है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि हर बॉन्ड की वो अलग अलग होती है, सेम टाइप की भी। तो एग्जैक्ट तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, लेकिन तुमने ध्यान से देखा हो कभी भी तो तुमने कभी रेयरली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यूज की है, वरना तुम हर जगह बॉन्ड एनर्जी वर्ड यूज करते हो। क्यों करते हैं उसका रीजन अपनी नॉलेज के लिए बताओ। बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैलकुलेट हम कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम लगता है सक्सेसिव बॉन्ड ब्रेकिंग में। जैसे ही फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा ये अनस्टेबल हो जाएंगे, तो ये बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक होंगे, और जल्दी जल्दी ब्रेक होंगे तो इनका सम, मतलब सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने की टोटल एनर्जी, इसको लाना ज्यादा इजी है। और बता जब तुम सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने की एनर्जी लाओगे एक साथ, तो बता उससे तो हर बार एवरेज ही आएगी ना। इसलिए तो बता तुम हर जगह पढ़ते भी किसको हो? बॉन्ड एनर्जी को। इसलिए बॉन्ड एनर्जी हम यूज करते हैं ज्यादा, लेकिन बता एग्जैक्ट अपनी नॉलेज के लिए बताओ तो ये लिख लें। बोलो। अच्छा वो सुन लो। अच्छा अब यहां पर सुनना, बैठ जाओ बता रहा हूं यहां पर कि ये जो है अभी हमने एक डेफिनेशन बोली थी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1 मोल बॉन्ड इन गैसियस मॉलिक्यूल इनटू सेपरेट गैसियस एटम्स। लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है यहां पर कि यहां तो सेपरेट गैसियस एटम बने ही नहीं, ओनली थर्ड में बना, तो फिर इसको क्यों बोल दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? तो ध्यान सुनना, ये जो डेफिनेशन है ये मेनली एप्लीकेबल है फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक में गैसियस एटम की जगह क्या बोल देते हैं? गैसियस स्पीशीज, लेकिन बॉन्ड एक ही ब्रेक होना चाहिए, इसलिए हमने बोला। ठीक है
अच्छा मुझे बता दो साथ में एक और चीज, इसी डेफिनेशन से लिखते लिखते बता देना। बता, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हमने लिखे, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हीट ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी, तीनों को मैं सेम बोल सकता हूं क्या? बोलो, तीनों को सेम बोल सकता हूं क्या? मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज होती है ना बॉन्ड एनर्जी, लेकिन बता इनका एवरेज लो, है ही एक बॉन्ड, अपॉन 1 कर दोगे तो बता सेम ही आ जाएगी ना वैल्यू। लेकिन मतलब पॉली एटॉमिक में सेम बोलूं क्या? पॉली एटॉमिक में तो अलग अलग है सब। मतलब हीट ऑफ एटमाइजेशन x प्लस वाई प्लस जेड है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी x और y और x और z, जबकि बॉन्ड एनर्जी x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 है। तो बताइए ये क्लियर सबको? ये ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन बोला जो हमने पढ़ लिया उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा 62 तक तो हमने डिस्कस भी कर लिए थे ना, और 90 कब तक कहां तक दे दिए थे? 92 तक दे दिए थे, वो कर लिए सबने। तो 93 से 124 जो हमने आज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये वाले क्वेश्चंस भी कर लोगे, ठीक है।